आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट और उप प्रेसिडेंट। लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको डीपीएसपी, मूल अधिकार और अधिकार के बारे में। अधिकार कितने होते हैं? कितने मौलिक अधिकार कितने होते हैं? कौन कौन से? मौलिक अधिकार किसके देश से लिए गए हैं? डीपीएसपी कहाँ से ली गई है? डीपीएसपी किस आर्टिकल के अंतर्गत है? किस भाग में है? और मौलिक अधिकार किस भाग में है? यानी डीपीएसपी से हम लोग पढ़ चुके थे भाग 4 तक। आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, भाग 4A में दिए गए हैं, आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। ठीक है भैया, डीपीएसपी 36 से 51 दिया गया था, इसमें 51A से। आज की क्लास में हम जानेंगे मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, और आपने जितना भी पढ़ा हुआ रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्हीं 11 मौलिक कर्तव्यों में समझने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे। हर एक मौलिक कर्तव्य में एग्जाम्पल दूंगा और बिल्कुल बेसिक चीज से समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट में हम लोग जानेंगे कि आखिर द्रौपदी मुर्मू कैसे चुनती है, कौन भाग लेता है निर्वाचन में, कौन नहीं लेता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, शपथ कौन दिलवाता है। ठीक उसी प्रकार उप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य जो कि भाग, अब शांति सुनिए, मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4A में दिया गया है, आर्टिकल 51 से A में। संविधान किस देश से किया गया है? रूस से। इसके अंदर दो चीजें पढ़नी है हमें, एक समान बातें और एक जो मूल कर्तव्य का नेचर है वो क्या है, एफडी का नेचर। जैसे ये हमने देखा रूस से लिया गया, भाग 4A से लिया गया है। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 10। एक 11वां जोड़ दिया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जिसमें कहा गया था कि माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर देंगे। ठीक, यह मूल कर्तव्य इसकी समिति में किया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यहाँ पे क्या समझेंगे, जो नेचर है मूल कर्तव्य का, कितने 11 हैं, 3 प्रकार का नेचर है इनका। एक, राष्ट्र या देश के प्रति, राष्ट्र या देश के प्रति, ये कब से कब तक है? 1 से 4। समाज की प्रति क्या कर्तव्य है हमारे? समाज की प्रति कर्तव्य 5 से 7। इसके बाद स्वयं के प्रति, स्वयं के प्रति कर्तव्य, ये क्या है? 8 से 11। ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब थोड़ा समझिए क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, सिनॉप्सिस। इसके बाद हम आएंगे आगे। जो मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान से सुनिए, संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा को बताया गया था, किंतु मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को नहीं बताया गया था। इसीलिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 86वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको संविधान में हिस्सा दिया गया, जो कि किसमें दिया गया? भाग 4A में, आर्टिकल 51 से A के बीच में दिए गए। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, छोटा मोटा रेलवे, एसएससी, वनडे एग्जाम, तो उसमें बेसिक 4-5 चीजें पूछी जाती हैं। किस देश से लिए गए हैं, किस भाग में हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, बन गया ये। अब यहाँ से हम एक एक करके मूल कर्तव्य को लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। पहले जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे?
और बाद में एक जोड़ गया था 11वां। 11वां कब जोड़ा गया था? 2002 में। इस संविधान संशोधन के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और जो पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? संविधान, पहला क्या कहता है आपका मौलिक कर्तव्य? संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज जो आदर्श आपके राष्ट्र ज्ञान उनका सम्मान करें। इन सब 11 मौलिक कर्तव्य को एक एक करके हम समझेंगे और हर एक का एग्जाम्पल समझेंगे। बिठा देंगे, धन्यवाद, बिठा दें। अरे फोन से फोटो खींच दीजिए, हो जाएगा ठीक। ऊपर से बिठा करें, ठीक है? बिठा दो ऊपर। पहला जो कहता है संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्र ज्ञान का सम्मान करें और राष्ट्र ज्ञान का सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को कुछ आदर्शों को हृदय में संजो रखना और उनका पालन करना। आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। भारत की एकता अखंडता रक्षा करें, भारत की एकता एकता। तीसरा, भारत की एकता एकता अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा पॉइंट, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें।
अब यहाँ पे सबका देखिए मौलिक कर्तव्य आपकी किताब में हर जगह मिल जाएंगे, याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक एक चीज़ समझेंगे जो आपने अभी तक अपने जीवन में देखी है। आप सब जानते हैं 15 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, लेकिन यहाँ पे किस कहाँ कहाँ को एडजस्ट हो रही है, कहाँ कहाँ इनकी चर्चा की जा रही है, इस बारे में हम समझेंगे। अभी बताया था अभी कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं आपके 11, 1 से 4 तक क्या मौलिक कर्तव्य हैं राष्ट्र या देश के लिए। इसको नोट करते जाइएगा और ध्यान से समझते जाइएगा। पहला मौलिक कर्तव्य कहता है आपका संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र ज्ञान का सम्मान करें। इस लाइन का मतलब ये है भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको अपना राष्ट्रगान, जनगण मन, इन सबका सम्मान करना है। आपने देखा हुआ है, पहले सुना होगा 7-8 साल पहले ताकि जो मूवी अगर लगा करती थी, शुरुआत में ये नेशनल सॉन्ग बजा करता था जनगण मन, और लोगों से उम्मीद की जाती थी खड़े हो जाए। देखा हुआ, सुना होगा, कई लोग नहीं खड़े हुआ करते थे, तो ये उनका अपना निजी अधिकार है। दूसरी बात, आपको यदि इसमें ये पूछा जाए कि पहला फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या वो राष्ट्रगीत की बात करता है? क्या होगा जवाब? राष्ट्रगीत कौन सा है आपका? वंदे मातरम। ये बात क्या कर रहा है? राष्ट्रगान की और तिरंगा की। ध्वज मतलब क्या आपका? तिरंगा। आज से कई समय 7-8 साल पहले सानिया मिर्जा का एक फोटो आया था, अपने होटल में थी और उनके पैर तिरंगे के सामने थे। मीडिया वालों ने फोटो छाप दी थी कि ये प्लेयर अपने देश का सम्मान नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आपके मूल कर्तव्य में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसका काम क्या है? अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। क्लियर? अभी आपने देखा होगा इसरो में गगनयान वगैरह भेजे गए थे, उसके पहिए में तिरंगे के चिन्ह लगा दिए गए थे। ये सब क्या इंडिकेशन करता है? आपके इन चीजों को सम्मान की ओर समझ आ रही है। और इसके अलावा आप देखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए 26 जनवरी और 15 अगस्त में, 15 अगस्त में झंडा कौन लहराता है? कौन लहराता है 15 अगस्त में झंडा? राष्ट्रपति। और 26 जनवरी को कहाँ से? कुतुब मीनार से, लाल किला से, कहाँ से? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा कहाँ से फहराते हैं? कंजावर। ये तो बच्चों वाले सवाल हैं। बालक 15 अगस्त को कहाँ से फहराते हैं? प्रधानमंत्री फहराता है। देखिए बच्चों वाली ये तो छोटी क्लास का है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कहाँ से फहराएंगे झंडा? लाल किला से। 26 जनवरी को राष्ट्रपति कहाँ पे? इंडिया गेट पे। बात क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि आप अपना जो संविधान आपका है, जो संविधान की प्रस्तावना बताया था मैंने, उसका सम्मान करना है, संस्थाओं का सम्मान करना है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। क्लियर? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। संविधान, हाँ, नागरिक समाज व्यक्ति से आपके यहाँ कोई घूमने आया, वो आपकी यहाँ पे इनके जैसे मान लीजिए विदेश का आपके यहाँ घूमने आया, वो आपकी जो सिंबल है, चाहे अशोक हो चाहे झंडा हो, उसके बारे में टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक, ये तो आप उनका एक स्वाभाविक प्रकार से एक अभ्यास। आप कहीं घूमने जाते हैं, मान लीजिए आप अमेरिका या यूरोप कहीं भी गए, तो जो वहाँ राष्ट्रध्वज का सिंबल है या वहाँ के जो झंडा, आप उसके बारे में टिकट टिप्पणी करेंगे? आपका तो काम है घूमना उमना। जो आपके नागरिक हैं, नागरिकों का अधिकार है, नागरिकों की कर्तव्य है, ये इसके लिए सरकार आपसे कहेगी नहीं। मान लीजिए जैसे सपोज दैट अब ये झंडा है, झंडे में कई राष्ट्रगान में लोग मुट्ठी बांधते हैं, कई लोग मुट्ठी नहीं बांधते, तो कोई आपसे आगे टोकेगा थोड़ी। वो तो आपकी अपनी संस्कार है, आपकी अपनी ड्यूटीज है, आप किस चीज़ का पालन करते हैं। आगे आप समझेंगे इसमें आगे कि व्यक्ति और नागरिक कैसे किन चीज़ों का पालन करता है या आपसे कैसी उम्मीद रखी। इसी में है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति समझ रहे हैं आप, रेलवे वगैरह ये सब। आप कई लोग क्या है वहाँ खड़े हैं तो कुछ कुछ नोचते रहते हैं। ठीक, वो चीज़ें डिपेंड करता है आप पे। आगे बढ़े। दूसरा,
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजो रखना और उनका पालन करना। क्लियर? अब आप बताइए, जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन सबसे ज्यादा आंदोलन किस व्यक्ति ने चलाए थे? महात्मा गांधी ने। सबको पता है महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन 1917 से लेके भारत छोड़ो आंदोलन तक के तमाम आंदोलन पढ़ते हैं, चंपारण, अहमदाबाद वगैरह वगैरह, असहयोग सबने सबसे ज्यादा आंदोलन चलाए थे। तो ये कहता है, आपका जो दूसरा मूल कर्तव्य है वो ये कहता है कि जो भी आपके राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इस सबको आपको सम्मान करना। इसलिए आप देखेंगे जब भी कोई पर्व मनाया जाता है इनकी फोटो वगैरह लगी होती है। चाहे वो अम्बेडकर साहब हो, आप कोई भी संस्था में जाएंगे तो आपको कहीं भी ऑफिस में जाएंगे गांधी जी की, अम्बेडकर साहब की या कहीं जगह जगह भगत सिंह की ये मिल जाती है फोटो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका मूल कर्तव्य कहता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किए हैं उनको सम्मान करना। क्लियर यहाँ तक? अब अक्सर आप जो युवा वर्ग है वो देखता होगा या आप लोग आपस में सुनते होंगे कि कई युवा जो होते हैं वो ये कहते हैं कि यार गांधी सही आदमी नहीं थे, भगत सिंह थे। ठीक, तमाम लोग बोलते हैं। गांधी को बुरा भला कहने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि गांधी जी जैसा व्यक्ति ना कोई इतिहास में हुआ है न क्यों, क्योंकि आप पढ़े हुए मॉडर्न हिस्ट्री तो आप जानते हुए गांधी जी गुजरात से आते थे, राजकोट से, और अच्छा खासा पैसा था उनके घर पे। उस सब के लिए भी उस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया जिस वजह करेंगे। भगत सिंह और गांधी जी की अक्सर तुलना की जाती है। भगत सिंह ने अपनी पुस्तक नास्तिकों में कहा भी है कि मेरा रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन यदि आपको किसी देश को आज़ाद करना है थोड़े समय के लिए आप क्रांति लागू नहीं कर सकते। वो एक लंबे टाइम का प्रोसीजर है। जैसे आपको पढ़ाई में सफलता प्राप्त करनी है, आपको लगभग 1 महीना 8 महीना या 1 साल पढ़ाई लगातार करना पड़ेगी। आप सिर्फ 2-4 दिन पढ़ के हम सफल हो जाएंगे तो वो नहीं। ठीक वही कहते हैं गांधी जी के बारे में। अर्थात यहाँ पे कहा गया है जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किए हैं उनके आदर्शों को हृदय में संजो रखना है, अर्थात उनका सम्मान करना है। कोई दिक्कत किसी को? 2 फंडामेंटल क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर? तीसरा कहता है भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। अर्थात यहाँ पे कहता है कि आपकी व्यक्तिगत विचारधारा अलग हो सकती है। ध्यान समझिएगा इस बात को। आप सब लिखा है, सब पढ़ा जो मैं स्टार्ट बताया था मैंने प्रस्तावना में एकता अखंडता के बारे में। ये कहता है तीसरी फंडामेंटल रूल बोलती है भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। इसका मतलब ये है कि जैसे आप कोई 2 लोग हैं, किसी 2 लोग किसी मुद्दे पे व्यक्तिगत विचार अलग हो सकता है, समझ पा रहे हैं? व्यक्तिगत विचार अलग हो सकता है, लेकिन जब आपकी बात देश के लिए आ जाए तो आपकी व्यक्तिगत विचार अलग हो सकता है, लेकिन आपको देश के लिए एक विचारधारा का काम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए अटैक हुआ था पहलगाम का, सबने सुना होगा। जो लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं वो दे रहा हूँ, पहलगाम का अटैक 26/11 मुंबई, या 2019 पे एक हुआ था जिसको बोलते हैं 14 फरवरी को ब्लैक डे। ठीक, ये सब जो घटनाएं घटी हैं, अब यहाँ पे कुछ व्यक्तियों की विचारधारा अलग हो सकती है, कुछ की अलग होती है, पर जब बात देश की एकता अखंडता की है वहाँ पे क्या होगा? आपका एक मनोवैज्ञानिक विचार। बात समझ आ रही है? वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि हम भारत से अलग है, भारत के जो सैनिक हैं उन्होंने गद्दारी की। बात समझ आ रही है? यहाँ पे क्या कहता है? भारत की प्रभुत्ता। आप इस तरह समझिए जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक, आप अभी विभिन्न धर्म जाति वगैरह से आएंगे, ठीक, लेकिन यदि आप कहीं विदेश चले गए और विदेश में आपको इंडिया का कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाता है, भले वो आपके यूपी का ना हो, तमिलनाडु का हो, मेघालय का हो, तो आपके अंदर उसी तरीके से भाव आते कि हमारे हिंदुस्तान का है। उस समय आपके क्या भाव कर रहे हैं? ये तुम देख रहे हैं आप हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, हमारे रंग रूप का है, आप ये देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान का है। वहाँ पे क्या आपका कर रहा है?
एकता अखंडता। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं मान रहे हैं, उनको नहीं है, निर्मोही टाइप के हैं, तो कोई ये सरकार छोड़ जाएगी क्या भैया मानिए सम्मान दीजिए। बात समझ आ रही है? जो चीज समझ में ना आए तो बता देना, मैं और भी ज्यादा एग्जाम्पल देके समझा दूंगा, ठीक। अब कहता है कि चौथा जो देश के लिए आपका कर्तव्य है, क्या अक्षुण का मतलब होता है कि मतलब कि विभाजनों में ना हो। मतलब कि जैसे कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा कि बहुत सारी रियासतें बनने आई थी, वल्लभ भाई पटेल एक साथ हो गए थे। अक्षुण मतलब होता किसी भी चीज के बिखराव से बचाना। जैसे ये होता है चरमपंथी या उग्रवादी के लिए, जैसे कश्मीर में बहुत पहले क्या है, छोटे छोटे आतंकवादी ग्रुप काम करते थे, वो आपकी एकता अखंडता को अक्षुण करते थे, ठीक। उन सब को क्या करना, आपको मजबूती से बना रखना। समझ आया भैया? चौथा पॉइंट होता है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाए। आह्वान का मतलब होता है बुलाने पर, ठीक। देश की रक्षा की करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। इसका मतलब क्या है? अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन और इजराइल में युद्ध चल रहा था। ये सारे एग्जाम्पल लेटेस्ट है, इसलिए आपकी समझ में जल्दी आसानी से आ सके। हालांकि एग्जाम्पल्स में बहुत सारे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। यूक्रेन इजराइल में चल रहा था। आपने एक फोटो छपी था हिंदू में कि यूक्रेन की एक ओल्ड वुमेन और एक बच्चा दोनों गन लिए खड़े हैं। क्यों? क्योंकि अब बात उनके देश पे आ रही है। आपने सुना, समाचार पढ़े होंगे, इजराइल काफी बमबारी कर रहा था। आखिर इस चीज का मतलब क्या है कि कोई भी देश, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जैसे कारगिल वार हुआ, सुना होगा आपने, अभी कारगिल वार हुआ, या पहलगाम भी कह सकते हैं, हालांकि यहाँ पे सैलरी नहीं आए। यानी जब देश पर आप पे कठिनाई आए, देश पर आप पे संकट आए, तो वहाँ के नागरिकों से ये उम्मीद की जाती है वो देश की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। बात समझ आ रही है? पीछे, अरे कन्या समझ में आ रहा है? पीछे आप लोगों के ये चारों में कोई समस्या? ये कहे गए थे आपके मौलिक कर्तव्य जो आपके देश के लिए है या राज्य के लिए है। इसको फोटो ले लीजिए, फिर इसके आगे एक वो लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे। समझा नहीं पाएंगे ना, लिख लेंगे। चलिए 5वां लिखिए। भारत के सभी लोगों में 5वां मूल कर्तव्य लिखिए। अब ये किसके लिए है? समाज के लिए। ये आपकी मौलिक कर्तव्य समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? 5वां लिखिए। भारत के सभी लोगों में समरसत्ता, ये लिखा बोर्ड में, कोई बड़ा गलत लिखिएगा, समरसत्ता और समान भ्रातृत्व, जिसे भाईचारा बोलते हैं, समान भ्रातृत्व, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो एवं ऐसी प्रथाओं का त्याग करे
जो स्त्रियों के सम्मान के विपरीत हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विपरीत हो, स्त्रियों के सम्मान के विपरीत। ये कौन सा कह रहा है आपका? 5वां लिख गया। आप इसको एक लाइन से समझिए। कहा गया है, घुमराओ नहीं, आराम से सुनो, जो समझ में ना आए पूछो, क्योंकि कल जब मैं आऊँगा, कल परसों जब भी मैं आऊँगा तब मैं तुमसे पूछूंगा। ठीक, मेरी क्लास का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, आप 50 बार पूछें, लेकिन जब मैं पूछूं तो जवाब मिलना चाहिए वहाँ से भी। हमेशा कम्युनिकेशन बेस्ट कब होता है? जब दो तरफा हो। यदि कोई एकदम आ गया वैदिक काल का टीचर लगे लठा लेके और शुरू हो गया कहानी किस्सा सुनाना, इससे आप लोगों को फायदा ज़्यादा थोड़ी होगा। अच्छा कम्युनिकेशन कब होता है? जब आप निडर होकर सवाल पूछोगे, आप यहाँ क्यों आए, अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाने। यदि आपको आता होगा तो आप क्यों आते? और यहाँ जो खड़ा है व्यक्ति, उसका नैतिक दायित्व कहलाता है कि वो आपको सब चीज़ समझा सके। सिर्फ उनको नहीं जो क्लास में उससे आ रहे हैं, बल्कि वो जो आलसी प्रवृत्ति के या आपस में बात कर रहे हैं, ठीक, जो पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे उनको भी। 5वां कहता है मूल कर्तव्य श्रद्धा और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। इसका मतलब होता है समान भाईचारा। ठीक, एक फिल्म आई थी आर्टिकल और इसमें लिखा है जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग की पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धर्म, विभिन्न धर्म का हो, चाहे जाति का हो या प्रदेश का हो, उससे रहित होकर आपस में भाईचारिक भावना। ये नहीं कि भैया तुम यूपी से आते हो, तुम बिहार से आते हो, तुम फला जाति हो, हम फला जाति, फला धर्म के। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, आपका मौलिक कर्तव्य कहता है। सब जैसे आप स्टूडेंट हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये फला कास्ट का या फला धर्म का, इसको ज़्यादा पढ़ाएं, ये टीचर के गुण ही होते हैं। उसका रिस्पॉन्सिबल या इथिकल होता है वो सारे बच्चों को समान रूप से ज्ञान का स्तर बढ़ाए। तो यही कहती है आपकी मौलिकता कि आइए आपको समाज के लिए अपना विचारधारा भाईचारे तौर पर ले जाए। समझ में आई बात? एक फिल्म आई थी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15, इसे देखी होगी। आर्टिकल 15 आई थी, आयुष्मान खुराना की फिल्म ना हो तो आप यूट्यूब में सर्च करिएगा, लिख के आ जाएगा आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना। उस फिल्म में दिखाया गया था कि विभिन्न धर्म जाति से अलग होकर कैसे आईपीएस काम कर रहा है। ठीक, क्या यूट्यूब पे मिल जाएगी नॉर्मली। ठीक, आज से 7-8 साल पुरानी बहुत फिल्म है वो। अब बात समझ में नहीं आता, आगे बढ़े। इसके अलावा कह रहा है ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विपरीत हो। ठीक है भैया? अब ऐसी प्रथाएं कौन सी हैं? जैसे आप पूरे इतिहास में पढ़ते होंगे, 4 से 5 प्रथाओं से ज़्यादा प्रथा नहीं है। आप यदि प्राचीन, मध्य और आधुनिक भाग में पढ़ेंगे, महिलाओं को हर काल पे जोड़ दिया गया है। चाहे आप मौर्य काल पढ़िए, चाहे गुप्त पढ़िए, चाहे दिल्ली पढ़िए, चाहे मुगल, और सभी में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 4-5 प्रथाएं। जैसे पहला सती प्रथा, ऋग्वैदिक काल में एक प्रथा मिलती है नियोग प्रथा। ठीक, इसके अलावा आप पढ़ेंगे देवदासी प्रथा। साउथ इंडिया में ऐसे में पढ़ेंगे देवदासी प्रथा होती है, और पर्दा प्रथा। ठीक, और एक परंपरा चलन थी विधवा विवाह। विधवा विवाह के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया था? राजा राममोहन ने किया था। तो सती प्रथा के लिए किसने किया था? फिर सती प्रथा के लिए राजा राममोहन, विधवा विवाह के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक, और जब ये लोग महिलाओं के हक की बात कर रहे थे तो इनको भी समाज से अभ्यास मिला था, सम्मान ही मिला था।
आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय को तो उसके घर से ही निकाल दिया जाता है। ठीक, यानी जो ये ऐसी प्रथा है उनका त्याग करें तो ये सम्मान के स्त्रियों की विपरीत है। जैसे आप इमेजिन करिए सती प्रथा क्या होती थी। ये चारों प्रथा जो नाम लिए जानते हैं आप लोग? कन्या वर्ग में कोई पता सती प्रथा क्या कहलाती है? जोहर प्रथा क्या कहलाती है? हाँ पीछे जोहर प्रथा पता है बेटा? बालक वर्ग जो प्रथा पता है? इतिहास में कहाँ से पढ़ा है? इतिहास क्लास ही चलेगी तुम उनकी बताओ, ये तो बेसिक चीजें हैं। फटाफट एक क्लास में समझ लीजिए जो समझा रहे, ठीक है? हाँ बात मत करने करती पीछे से। सती प्रथा हम पढ़ क्या रहे हैं? 5वीं फंडामेंटल ड्यूटी, आपको ऐसी चीजों को हटाना है जो स्त्रियों के सम्मान की विपरीत हो। सती प्रथा क्या है? इसके अलावा नियोग प्रथा, इसके अलावा आप पढ़ेंगे देवदासी प्रथा, क्रम से बता रहा हूं मैं, ठीक है? एक है जोहर प्रथा, एक है पर्दा प्रथा, लिखा बेटा नियोग पर्दा प्रथा, ठीक? और लास्ट बोल सकता है विधवा विवाह, क्योंकि समाज में विधवाओं का सम्मान था ही नहीं आज से 10 साल पहले की बात। और आज जब देखिए कई जगह विधवाओं का सम्मान नहीं मिलता, कल्पना करिए 100-200 साल पहले विधवाओं की स्थिति रहा करती थी। युद्ध हुआ करते थे, शादियां पहले हो जाती थी, लड़की 18-20 साल मतलब ठीक ठाक उम्र भी नहीं हुई, पति मर गया और पूरा जीवन विधवा के रूप में गुजार देगी। तो ये बड़ी सामाजिक अपचीजें थी। सती प्रथा का मतलब होता है जब व्यक्ति पुरुष पति मर जाता है तो महिला को उसकी चिता पर दाह कर दिया जाता है। ठीक, आपने पढ़ा होगा मुगल काल में सती प्रथा को अकबर बैन करवाता है। ठीक, तब अकबर पे भी आरोप लगाते हैं हिंदुत्ववाद की हमारी प्रथाओं पे छेड़छाड़ न करें। सती प्रथा समझ में आई? बालक को सारी प्रथा याद हो जाएंगी। ठीक, सती प्रथा समझ में आ गई? नियोग प्रथा का मतलब होता है आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, उसमें पाएंगे जब महिला का पति मर जाए तो महिला अपने छोटे देवर से विवाह कर सकती है, उसे बोलते थे नियोग प्रथा। इसका मतलब ये होता था जो उसका अंधकारमय जीवन है वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। क्यों? क्योंकि समाज में महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा नियम थे। आगे मैं बताऊंगा इसी कहानी, आप अपने घरों में देखते आएंगे, घरों में तमाम चीजें हैं आज भी। देवदासी प्रथा क्या थी? आप में से कोई बता सकता है? देवदासी प्रथा तो मैं छोड़ गया, कोई नहीं। ये साउथ इंडिया में फेमस थी, नॉर्थ इंडिया में फेमस नहीं थी, साउथ इंडिया में फेमस थी। इसका मतलब क्या होता था, जब बच्ची पैदा होती थी तो उसको ये सोचा जाता था ईश्वर का वरदान है, प्रसाद है और ईश्वर को ही समर्पित कर दिया जाए। ठीक, यानी कि कन्या के जन्म के बाद कन्या को मंदिरों में भेंट कर देना देवदासी प्रथा कहलाती थी। अब इससे क्या होता था, समय के साथ साथ महिलाओं का शोषण होने लगा, बाद में प्रथा बंद हो गई, इसे बोलते देवदासी प्रथा। क्लियर? यानी कन्याओं की स्थिति कैसी थी आपको पता है। जोहर प्रथा सब लोग जानते हैं, मध्यकाल में जाती है। स्त्रियां अपने सत्युत की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती थी, जोहर प्रथा कहलाती थी। क्या जोहर प्रथा पुरुष भी करते थे? पुरुष बताएं कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल तो क्या थोड़ी मार सकते तुम, करते थे नहीं करते थे, एग्जाम्पल तो देनी पड़ेगा ना। अब इसको बता दो करते थे, बात खत्म हो गई। तो कोई एग्जाम्पल तो होगा, कोई किसी कहीं कहानी किस्से में महात्मा गांधी ने कर रखी हो, किसी ने कोई। जोहर प्रथा महिलाओं के अलावा पुरुष भी करते थे। एग्जाम्पल, कई राजा थे, जब तुर्की लोग हम पे अटैक करते हैं तो जब वो युद्ध में हार जाते हैं बार बार, तो अपने स्वाभिमान के कारण वो आग ले जाते थे, तालाब में समाधि ले लिया करते थे पानी। इस प्रकार की प्रथाओं को जोहर प्रथा के अंतर्गत माना गया। सतीश चंद्र राइटर हैं हिस्ट्री के, वो लिखते हैं
कि कोई राजपूत मतलब राजा था कोई, वो अच्छा पराक्रमी था, लेकिन जो तुर्कियों के अटैक हुए उनको वो जवाब नहीं दे पाया और उसने अपने स्वाभिमान के कारण तालाब में पानी में डूब के अपनी वो गली कर दिया। क्या पानी में समाधि, उसका मतलब होता है कि आपने समाधि लेना, जीवन को त्यागना। जोहर तो ये मान लेंगे जैसा आप जोहर दिमाग लग रही पद्मावती से, कि पद्मावती ने आग में थी, सभी महिलाओं को लेकर वो देख चली गई। वो एक होता है अपनी स्थिति की सब कुछ चाहिए, आपको उसको सत्य की रक्षा तो करनी नहीं है, उसकी जो स्वाभिमान है, और स्वाभिमान सबसे ज्यादा किसमें था? राजपूतों में था। आप हिस्ट्री पढ़िए, राजपूत क्या है? एक से एक पराक्रमी है, युद्ध कौशल में एक्सपर्ट है, लेकिन उनके साथ समस्या क्या है? वो सब एक साथ नहीं है, उनमें कभी क्या है? यूनिटी की, एकता की। विधवा विवाह आप जानते ही हैं, पर्दा प्रथा का मतलब होता है घूंघट का काम करना। ठीक, अब हंसी मजाक में आप सोच सकते हैं ये राजस्थान की जो महिलाएं हैं घूंघट काफी करती हैं। ठीक, कई जगह ये भी देखा गया है कि भाई आपने ये भी देखा कि और घूंघट में है पर अपने जेठ को पति से बहस कर रही है। ठीक, तो अलग चीज हो गई। तो ये प्रथाएं होती हैं। ये इनका मतलब केवल ये कि स्त्रियों के सम्मान के लिए जो उनकी विपरीत है उन प्रथाओं को त्याग करना है। और महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आता है, आप पढ़ेंगे महात्मा गांधी के लोग, वो कहते हैं कि यदि किसी भी समाज को समझना है तो वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति समझ लीजिए, स्त्रियों के अधिकार समझ लीजिए, आप भी समझ जाएंगे वो समाज कितना विकसित है। जैसे आपके घरों में आपकी बहनों को, माताओं को जितने ज़्यादा अधिकार दिए हुए वो परिवार उतना ही मजबूत होता है। क्लियर? आगे बढ़े, यहाँ तक कोई सवाल? छठवां लीजिए। हमारी सामाजिक संस्कृति व गौरवशाली परंपरा का हमारी सामाजिक संस्कृति व गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और परिरक्षण करें कौन सा आपका 6? ध्यान से देखिएगा, लिख गया? हमारी सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का इम्पोर्टेंस क्या है उसको व्यक्ति समझे और परिरक्षण का मतलब होता है पालन करें। जैसे आपने अपने घरों में या गांवों में घर में हो तो गांव में देखा होगा, जब आपके बूढ़े व्यक्ति मतलब परिवार के लोग चढ़ते हैं तो गाड़ियों में पैर छू लेते हैं, देखा है? ये कोई उनको सिखाया तो नहीं है, वो उनकी अपनी संस्कृति चली आ रही है। आप देखेंगे कुछ लोग छूते हैं, कुछ लोग नहीं छूते हैं। अब जो नहीं छूते हैं आप उनसे कहेंगे तो नहीं गाड़ियों में पैर छू के चलो। ठीक, तो ये उनकी जो आपकी सामाजिक संस्कृति, आपकी संस्कृति क्या कहती है? दया का भाव। आपकी जो भारतीय संस्कृति है वो क्या कहती है? दया का भाव। चाहे आप बौद्ध धर्म पढ़े, चाहे हिंदू धर्म पढ़े, चाहे इस्लाम पढ़े, सब में ये कहा गया है कि भाई जो कमजोर लोग हैं, पशु पक्षी सजीव लोग, उन पर एक दया का भाव रखें। ठीक, आपको देखते होंगे जैसे गली में कुत्ते उत्ते आते हैं, कई लोग उनको कुछ काटते हैं या कुछ खिला देते हैं, बिस्किट डाल देते हैं, उनमें से कुछ लड़के ऐसे होते हैं गाड़ी चढ़ा देते हैं, चढ़ा देते। तो ये उनका अपनी संस्कृति है और वो डिपेंड करता आपके घर के संस्कार की वजह पर। पसंद आ रही है नहीं आ रही है?
क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका अर्थ है आपके अंदर क्या है, एक दया का भाव कि आप मुझे शक्तिशाली हो गए। अच्छा ये बताइए शक्ति किसे कहते हैं? जो बाहुबल से ग्रेटफुली वो शक्ति होगा। इसमें कहानी है वल्लभ भाई महात्मा गांधी के आसपास जितने लोग हैं सब थोड़ा शरीर से हष्ट-पुष्ट है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या कोई भी हो। ठीक, जो शक्ति होती है, शक्ति सबसे मजबूत होती है मानसिक शक्ति। और शक्ति का यदि प्रमाण हम देखें, शक्ति का मतलब होता है आप लोगों की मदद करें, ना कि लोगों से पर क्या कहते हैं कि आप अपराध करें। जैसे सम्राट अशोक को आप देखेंगे जब कलिंग युद्ध जीत जाता है तो उसके हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बैक टू बैक आप क्या करता है, सामाजिक कार्य करता है, वेलफेयर, यानी उसकी जो अब आइडियोलॉजी क्या है, दया का भाव आ गया है। ठीक, इसीलिए भारतीय इतिहास में क्या पढ़ते हैं, अकबर अशोक महान शासक, पढ़ते नहीं पढ़ते? क्यों? क्योंकि वो अचानक से वो युद्ध नीति गिरा देता है। कौन सी नीति लाता है? युद्ध नीति गिराता है अशोक, धर्म नीति। पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा? ठीक, दया का भाव। और पूरे भारतीय इतिहास में सबसे महान व्यक्ति कौन होता है शासक? अशोक के बाद पूरे भारतीय इतिहास में आपके दो ही महान शासक हैं, एक अशोक, दूसरा कौन है भैया? अकबर। ठीक, और जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे आप, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपको मिलता है सिकंदर महान। जब नेक्स्ट क्लास होगी तब आप ये बताना है अशोक और अकबर में सबसे बड़ा महान कौन है। ठीक, क्यों अशोक, क्यों? ये समझ में आ गया? आगे लिखिए, नेक्स्ट क्लास में बताइएगा कि अशोक सबसे महान शासक क्यों है। सातवां लिखिए, प्राकृतिक पर्यावरण को, सातवां लिखिए, सातवां फंडामेंटल ड्यूटी, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, प्राकृतिक पर्यावरण को, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील, झरने, वन्यजीव, हैं। ठीक है, सुन लीजिए, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव हैं, कोमा की रक्षा करें। और की रक्षा करें और संवर्धन और एवं दया मात्र का वर्धन और संवर्धन और प्राणी मात्र पर दया करें। संवर्धन एवं प्राणी मात्र पर दया करें। कौन सी एक्टिविटी चली है आपकी? कौन सा क्रम है ये? अच्छा, पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि लिखा होगा आपसे सवाल के रूप में, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंदर वन, नदी, झील, झरने, वन्यजीव रक्षा करें और संवर्धन एवं प्राणी मात्र की दया करें। मौलिक किस मौलिक कर्तव्य के क्रम में दिया गया है? ठीक, 7। आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, ABCD पढ़ा होगा, A to K। A कितने में आता है? 1 में, B 2 में, C 3 पे, E कितने पे? 5, G कितने पे? 7, I 9, K 11। तो ये भी क्रम पूछा गया है। इस तरह का
पटना में बिहार का पेपर होता है, बिहार में कांस्टेबल पेपर पूछा गया था। ठीक, समझ आया? इसको हम समझने का प्रयास करते हैं ये क्या कहता है। ठीक है, ये पर्यावरण किसे कहते हैं, पहले बताइए। पर्यावरण को यदि आप तोड़ेंगे क्या आएगा? परि प्लस आवरण। आवरण का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ, परिघ चारों। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए तो क्या कहलाएगा? आपका पर्यावरण। ठीक, अब पर्यावरण के अंतर्गत क्या जाएगा? वन आ जाएंगे। जैसे आप विजयनगर घूमने गए मोबा का, मैं सारे एग्जाम्पल वो दूंगा जो आपने अपनी आंखों से कभी कभी देखे हैं या सुने हैं कानों से। विजयनगर तो देखा ये सबने? नहीं देखा? जंगल देखा है? अपने गांव का जंगल देखा है? वन है, बस समझ रहे हो ना? वन, नदी, झील, ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, सब में अंतर होता है। झील किसे कहते हैं, झरना किसे कहते हैं, ज्योग्राफी सब में अंतर पाया जाएगा। जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाएगा वो बताएगा। नदी को जैसे कई लोगों से पूछिए आप, झील झरने में अंतर नहीं बता पाएंगे, लगा झील है कि झरना, जल पर तीनों में अंतर होता है। जो ये चीजें हैं, झील, झरना, नदी और वन्यजीव, मतलब उस जंगल में जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं उनकी हमें क्या करना है? रक्षा करना है। जैसे मैंने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया, आप जंगल में जाएंगे तो बंदर वगैरह खूब हैं, छोटे मोटे जीव जंतु हैं। जैसे इसमें बेस्ट एग्जाम्पल सलमान खान का ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे सलमान खान पे केस क्या चल रहा है ना, काले हिरण का। काला हिरण क्या है? जीव जंतु। आप पर्यावरण पढ़ेंगे, पर्यावरण जब आप समझते हो पर्यावरण में आपको पढ़ना पड़ेगा जो उस प्रजातियां ऐसी होती है जो लुप्त हो जाती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ऊपर समझ आ रहा? क्योंकि देखिए यहाँ पे कई चीज ऐसे जो आपको हर सब्जेक्ट में, आपके जीएस में सिर्फ 40 काम चलने वाला, आपको 40 पढ़ा लिया, हम आपको बना दे सुभाष कश्यप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। कम से कम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, पर्यावरण, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये तो सरकारी नौकरी की आनी चाहिए। आप सिविल सर्विस पढ़ते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आपको मैथ नहीं आती, काम चल जाएगा। रीजनिंग नहीं आती तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैथ से पेपर नहीं होना। तो कहने मतलब जो सलमान खान पे केस चलता रहा, काले हिरण बोले चलता रहा केस, क्योंकि वो क्या था? एक लुप्तप्राय जानवर। ठीक, तो ऐसे जीव जंतु क्या करना, हमको रक्षा करना, और उनके लिए क्या करना है? दया का भाव रखना है। ठीक, बात समझ आ रही है? और एग्जांपल दें, आप में से कितने लोग ऐसे जो प्रॉपर मोबा की हैं? तुमको भाई हो, आप में से कई लोगों ने देखा होगा आज से 10 साल पहले डाकघर के पास पीपल का पेड़ लगा है। ठीक, लगा है। जिन्हें देखा नहीं है उनके लिए जो बता रहे, वहां पे शाम के टाइम में बहुत सारे पशु पक्षी जो होते थे आज चेक बोलती थी, आवाज निकालते थे। ठीक, अब धीरे धीरे वहां पे क्या डेवलपमेंट हो गया, दुकानें बन गई, तो वो जानवर जो पक्षी थे क्या हुए? लुप्त हो गए। या इसका और एग्जाम्पल देखिए, आप थोड़ा जब छोटे होंगे तो आसमान में बहुत सारे पक्षी दिखाई देते होंगे आपको शाम के टाइम पे। क्या आज दिखाई देते हो तुम्हें? नहीं, कोई तो नहीं, थोड़े मोड़े तो दिखाई देते हैं, लेकिन उतनी संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि कई पक्षी लुप्त हो गए। जैसे दिल्ली में गोरैया, दिल्ली का क्या है? गोरैया पक्षी है, उसको क्या किया जा रहा है? प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप पर्यावरण पढ़े ले, कई जीव जंतु से आपने पढ़ा हुआ 2 साल पहले मोदी साहब विदेश से टाइगर लेकर आए थे। ठीक, उसके पीछे भी एक एजेंडा होता है, क्योंकि टाइगर क्या है? अम्ब्रेला प्रकार की प्रजाति है। टाइगर क्या है? विशालकाय प्रजाति है। ठीक, उसके नीचे कई प्रजातियां होती हैं, जैसे आप पढ़ते हो पर्यावरण में, घास को मेढक खाता है, मेढक को वगैरह वगैरह खाता है, साहब इस पढ़ते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह सब। यानी कि इसका मतलब ये है जो जीव जंतु उनको क्या करना है? आपको अच्छा करना है। कई घरों में आपने देखा होगा चिड़ियों के लिए पानी रखा जाता है। ठीक, गर्मियों में रखते हैं या अभी रखते हैं, अक्सर गर्मियों में ही रखा जाता है। तो अब उसके मतलब जैसे कोई मोहल्ले में 2-4 घर वो रख रहे हैं, जो नहीं रख रहे हैं, तो ये थोड़ी जो रख रहा है नहीं रख रहा है उसको कुछ कहेगा। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, आप करें तो अच्छा, ना करें तो अच्छा। बात में आ रही है? ये आपके अपने कर्तव्य है। जैसे मैं पढ़ाने आया, या आप लोग छोटी क्लास में होंगे, जब आपको टीचर पढ़ाने आया करता होगा, आप बेंच में फर्श जैसे बैठते हो, फर्श में
खड़े हो जाते होंगे, नमस्ते करने लगते होंगे। ठीक, जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाती है ये वैल्यू हमारी कम होती जाती नहीं होती जाती है, स्वाभाविक क्रिटिकली है। अब जो आया पढ़ाना है पढ़ा के जाएगा, हम लोग हम तो बैठे हैं, प्रेसिडेंट से कम है क्या। ठीक, ये भाव आते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी। अब टीचर जो आके टीचर ये तो नहीं कहेगा तुम खड़े हो गुड मॉर्निंग वो तो पढ़ाएंगे, वो तो अपना समझाएगा। ठीक, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी, ये क्लियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब 8वां लिखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछिए। समर्थन का मतलब होता है कि आप जैसे पशु पक्षी जो छोटे मोटे होते हैं, जो आप किस तरह से आपको इसे कुत्ते उतने जो बच्चे पैदा करते हैं तो उनको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो मर जाते हैं, उन जीव जंतु को समर्थन करना। जैसे आपने गली मोहल्ले में देखा होगा कि जब बच्चे होते हैं, काफी संख्या में बच्चे होते हैं, ठीक, और आसपास के पड़ोस लोग क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारी मोहल्ले में गली है तो वहाँ पे है तो वहाँ के आसपास में प्रोटेक्ट करते हैं, तो संवर्धन। संवर्धन मतलब होता है कि आप एक रूप से पोषण कर रहे हैं, ठीक। बाकी पता ही आगे ये 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद तथा ज्ञान अर्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, तथा सुधार की भावना का विकास करना। सुन लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ये कौन सा मूल कर्तव्य है आपका? 8वां। देखिए ये क्या है, आपकी स्वयं के लिए। अब आगे 8 है, अब 8 से 11 तक क्या चलेंगे? मूल कर्तव्य स्वयं के लिए। आपने पढ़ा 1 से 4 किसके लिए? राष्ट्र या देश के लिए, समाज के लिए पढ़ा था आपने, जो बंधु जो दुआर पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या करना है? आपके लिए, स्वयं के लिए। 8वां है, ये कहता है मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद तथा ज्ञान अर्जन। ज्ञान अर्जन का मतलब क्या होता है? तथा सुधार की भावना का विकास करना। अब यहाँ पे एक वर्ड को समझिए, बालक समझ में आ रहा है ना? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देखिए, आप जब अपने बचपन में थे तो आप लोग खेल खेल में कई चीजें बना लिया करते थे, कागज का हेलीकॉप्टर बनाना, नाव बनाना, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं था। यानी कि आपके दिमाग को ऐसा करना कि आप साइंस तकनीकी चीजों से जाए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप अपनी जनरेशन में मोबाइल चला लेते हैं, आपके पेरेंट्स चला पाते हैं? शायद नहीं, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन कई लोग भी चला सकते हैं। ठीक, कई लोग जो पापा गए हैं वो व्हाट्सएप जैसे आप फोन चलाने की बात करते हैं, हाँ चला लेते हैं, उसके मेल कर लीजिए, कर लेंगे मेल साथ ना कर पाए, जीमेल वगैरह। ठीक, यह तमाम चीजें हैं जो सोशल साइट में। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा करना, आप
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने भारत में जो भारत की डिफेंस के लिए या वैज्ञानिक के लिए होता है, दो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं का नाम बताइए कौन कौन सी? DRDO, एक जवाब है DRDO। दूसरा DRDO फुल फॉर्म क्या है बताओ? तुम लोग एकदम मिट्टी के कच्चे घड़े हो, तुम लोग को जैसे होता ना बर्तन बनाने वाला या हर क्षण पे तुम लोगों को करना पड़ेगा। सुनिए, नहीं पता है वो दिक्कत नहीं। DRDO मतलब बोलता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इसका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा? महोबा, दिल्ली। ठीक, इसरो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? हेडक्वार्टर। दो चीज पता चली। ये काम क्या करती है, ये सब सांस तकनीक पड़ेगी, चर्चा करते देखेंगे तो बता रहा हूँ मैं। इसरो आपकी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है, सब जानते हैं हम लोग। ठीक, कहीं कोई दिक्कत? DRDO क्या होता है? जो अपने देश से अपनी स्वदेशी तकनीक से हथियार डेवलप करना। बात समझ आ रही है? स्वदेशी तकनीक से हथियार डेवलप करना। ये लोग क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा करना है। दूसरा, इस चीज के लिए मानववाद के लिए। एक आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी भी हथियार वगैरह बनाते हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपराध के लिए। आपको शक्ति किसके लिए बढ़ानी है? मानवतावाद के लिए। बात समझ आ रही है? जैसे आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी पड़ोसी को पटक देना है, ऐसा तो है नहीं है ये पड़ोसी पटक देना। वो पता है कि आप किस चीज के लिए बना रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या कहेंगे? मदद करने के लिए। ठीक, तो इसी प्रकार जो ये आप टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं किस चीज के लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? आगे, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना। इसके जैसे आप परीक्षा में आप मेहनत करें, परीक्षा मेहनत करते हैं, आप फेल हो गए तो कहीं ना कहीं आप दोबारा तैयारी करते हैं। अब वहां पे जब दोबारा तैयारी करें तो क्या कर रहे हैं? अपने ज्ञान को जो आपने अर्जित किया है उसमें सुधार कर वो बढ़ा रहे हैं। होता नहीं होता ये? इस चीज का आपको काम करना। अर्थात ये कहता है कि आपकी व्यवहार कि आप परीक्षा में फेल हो जाएं, घबराए नहीं। तो कई दफा क्या होता है, कुछ लोगों को शुरुआत में सफलता मिल जाती है, कुछ लोगों को अंत में सफलता मिल जाती है। समय के बाद अंत में व्यक्ति आपकी सफलता देखता है, ये नहीं देखता उसमें समय कितना लगा है। ठीक, यानी आपको ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को बढ़ाना है। इसका और एग्जाम्पल देखें, जब आप छोटी क्लास में थे तो आपका शिक्षक स्तर अलग था, आपके वहाँ भी शिक्षक रहे होंगे। आप प्राइमरी से जूनियर में गए, जूनियर से हाई स्कूल से इंटर, हर जगह आपका शिक्षक स्तर बढ़ता गया और लगातार आप कहीं सुधार कर रहे हैं, चाहे वो आपके व्यवहार में हो, चाहे वो आपकी शिक्षा में हो। सुधार व्यक्ति करते करता है। आज आप इस जगह पे हैं, इससे बड़ी जगह पे जाएंगे तब भी आपको सुधार होगा और तब भी कहेंगे आप अपनी शिक्षा का स्तर ही बढ़ा रहे हैं। अर्थात ये कहता है कि आपको अपना सुधार की भावना पर भी बल देना है। क्लियर है सर? कहीं कोई दिक्कत समझ में आया भी है? देखिए, नौमा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नौ फंडामेंटल ड्यूटी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, आपके जो नोट्स बना रहे हैं ना आपको दूसरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, इसके बाद ना आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जितनी क्लास करवाई हैं आपको जाके चेक कर लीजिएगा। आप जिस उम्र में हैं उससे 5 साल ज़्यादा, 1-2 साल पहले 5 साल ज़्यादा जो आपके दोस्त या मित्र सहेलियाँ वगैरह दिल्ली में हो या इलाहाबाद में, आप जो पढ़ाया आप उनसे बात करिएगा। दावे से कर सकता हूँ वो आपको टक्कर नहीं दे पाएंगे, ना तो आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि नदी में उतरने के बाद पानी की परत से होता है। अब मैं बोल दूँ आप पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा?
और जो आपको यहाँ पढ़ रहे हैं आसपास, आप गाड़ी से पढ़ लेंगे, आपको टक्कर तो देगा ही नहीं। लेकिन अब यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन आपका, अब पढ़ा दूसरे को पढ़ा रहा हूँ, सिलेक्शन जाएगा आपने एब्जॉर्ब कितना किया है। एग्जाम हॉल में आपकी ना किताबें जाती है ना नोट्स जाते हैं, जाता क्या है कि आपका दिमाग। अब दिमाग में पहले से भर रखे हैं AK-47, तो क्या करेगा पॉइंटी, ठीक। लिखिए, नौवां फंडामेंटल ड्यूटी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। एग्जाम को समझिए। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति समझ में आती है? कोई ऐसा प्राणी आप में से जो सार्वजनिक संपत्ति ना समझे? समझ आ रहा है? हिंसा से दूर है। आज से 4-5 साल पहले सन 2021 में लखनऊ में एक घटना घटी थी। योगी साहब की गवर्नमेंट थी, कुछ लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को डैमेज कर दिया था, शायद आपको कोई ध्यान आ रहा हो। हिंसा होती जैसे अभी बरेली में हिंसा हो रही थी, ठीक उसी प्रकार की हिंसा 2021 में हुई थी। योगी जी ने स्टेटमेंट निकाला, जो सार्वजनिक संपत्ति को डैमेज किए हैं उनसे वसूली की जाए, और ना सिर्फ वसूली की जाए बल्कि जो फोटो में आए कैमरे में उनके बड़े बड़े बैनर चौराहों में टांग दिए जाए, ठीक, ताकि आसपास के लोग इन्हें अच्छे से पहचान सकें। बात नहीं, इससे क्या होता है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। बात में आ रही। नेक्स्ट लिखिए, हल्का हल्का पेपर पढ़ा कर आपको पेपर ही पढ़ते हैं। पेपर पढ़ा रहे, पेपर पढ़ने से होता क्या है, पेपर आपको तत्काल असर नहीं करेगा, लेकिन यदि 4-5 साल बाद कोई घटना घटेगी तो आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा ये चीज उससे कनेक्ट है, ठीक। जैसे नेपाल सब जान गए आप, आए नेपाल की घटना, एक में आप पेपर कब देंगे, 1 साल बाद आपको सवाल उस टाइप का आया तो आपको पता लगेगा नेपाल में इस कारण की घटना घटी थी। 10वां पार्ट लिखिए, फटाफट 2 लिखते हैं। 10वें में व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर और बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धियों की ऊंचाई को छू ले। बढ़ते हुए प्रयत्नों, एफर्ट्स यानी प्रयास, बढ़ते हुए प्रयत्नों, इस तरह लिखा है आपकी बुकों में, बढ़ते हुए प्रयत्नों, फिर से सुनियो, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत मतलब लगातार सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर और बढ़ते हुए प्रयत्नों, निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धि की ऊंचाई को छू ले। प्रयत्नों और उपलब्धि से ऊंचाई को छू ले। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर है। अब यहाँ पे जो कहा कि सतत का मतलब होता है, जैसे आपको मान लीजिए, आप अपना एग्जाम्पल ये सारे क्या फंडामेंटल, आपके लिए आपको किसी भी परीक्षा में पास होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2-4 महीना पढ़ लिया, काम हो जाएगा। कम से कम आपको भले आप कम पढ़े, 24 घंटे में आप 1 एग्जाम की तैयारी करें। मेरा अपना मानना है
आप सिर्फ डेली 4 घंटे पढ़िए, पूरे 12 घंटे 20 घंटे दूसरों घरों में बम लगाइए, ठीक। मतलब छोड़ के जो सिर्फ 4 घंटे पढ़िए, आपका निश्चित तौर पे 1 से 1.5 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल समझाते हैं। अब भाई आप सबने चाय उबाली होगी, चाय पकती देखी होगी। यदि चाय के टेम्परेचर को हम धीमा करें, तेज करके चाय बन पाएगी? एक निश्चित टेम्परेचर देना पड़ता है किसी चीज को गर्म करें। इसी प्रकार पढ़ाई क्या होता है, आपको यदि प्रोग्रेस करनी है, आपको लगातार कम से कम 1 साल तक अपने आप पे काम करना पड़ेगा, ठीक। उससे क्या होगा, आप ग्रोथ कर पाएंगे। आप जिम जाते हैं, जिम में किसी जिम बोलते हैं क्या बॉडी बनवा दो 3 महीने, कोई कहता है? कभी कोई नहीं कहेगा। कम से कम आपको 7-8 महीना देना पड़ेगा। आमिर खान ने गजनी मूवी में बॉडी बनाई थी अपनी, आप पढ़िए स्टेटमेंट, सुबह शाम लगातार मेहनत करता था बंदा। पढ़ाई में किसी कोई भी टॉपर हो, कोई सक्सेस व्यक्ति हो, सफलता के बाद सब कहानी सुनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरी की व्यक्ति है। वास्तविकता से आप पढ़िए, आपको 8 घंटा पढ़ना मुश्किल पड़ जाएगा टाइम लगाकर। मतलब से पढ़ाई करनी है, ना कोई फोन चलाना ना कुछ, ठीक। आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब देखा, 1 का नहीं 2 का देख मारा, 3 का देख 10 का देख मारा, खोपड़ी में आया कुछ भी नहीं, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यू आपको वर्क करनी पड़ेगा। और जिस साल आप लगातार मेहनत कर लेंगे, आप कहीं भी नोट कर लीजिए, आप ग्रोथ कर लेंगे, मतलब सक्सेस की पिरामिड। अब पूरी तरह सक्सेस हो जाए वो नहीं, आप ग्रोथ कर ले जाएंगे। लास्ट लीजिए 11वां क्या था? 86 लिखिए। माता पिता 11वां लिखिए, मूल कर्तव्य। माता पिता या प्रतिपाल, माता पिता या प्रतिपाल, ये लिखा पढ़ लीजिए। माता पिता या प्रतिपाल के द्वारा माता पिता या प्रतिपाल, यानी प्रतिपाल मतलब क्या है यहाँ पे? संरक्षक, जो संरक्षक अभिभावक को माता पिता या प्रतिपाल संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये लिख गया था ना? लिख गया? यूपी पुलिस का 2013 में एग्जाम हुआ था, और जो अभी हुआ था 21 में, जो अभी हुआ पिछले साल हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया? 2002। यदि संशोधन पूछा जाए तब क्या? 86वां संविधान संशोधन। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? बढ़िया पीछे से आवाज। 86वां संविधान संशोधन 2002। और जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, किसकी समिति भी जोड़े गए? सिफारिश पे, सरदार सरोज सिंह समिति की सिफारिश पे। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। आइलैंड से लिए गए। आइलैंड के लिए गया है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? क्लियर? भाग याद हो गए? यहाँ तक किसी को समस्या तो बताइए, नहीं है? आप हर एक नोट्स बनाते जाइए। देखिए क्लास का मतलब ये होता है आपके पास, आप इस तरह मानिए आपको एग्जाम में पढ़ना आपको इतना सारा है, ठीक, एग्जाम में पूछना उसको उतना ही है। अब ये आपको तो पता नहीं कि पूछेगा क्या, इसीलिए आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी। आप 10 किताबों से 10 नोट्स से पढ़ेंगे, उससे अच्छा एक नोट अपनी हैंड राइटिंग का और उसको अपडेट करते रहिए। आपके पास ऐसा ग्रंथ आपके पास होना चाहिए
कि आपका अपना एक नोट्स जो आपके हाथ से जो बना हो, आपको एग्जाम के टाइम में बहुत तेजी से आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये आपको लगभग हर सब्जेक्ट में करने हैं, जितनी भी क्लासेस चलती हैं आपकी। और जो भी आपको इतना भी है, जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। अब पढ़ाना तो मौलिक करता 5 मिनट में लिखवा देते और बोल देते जाओ इन मेरे पास आओ याद कर लो, ठीक। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यहाँ आपको जब पहली क्लास हुई थी या दूसरी क्लास में बताया था, प्रेसिडेंट क्या है, भारत का प्रथम नागरिक, ठीक। प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, हेड ऑफ नेशन, याद आया, यानी राष्ट्र का प्रमुख। और वहीं पे यदि पीएम की बात करें तो पीएम क्या हो जाता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख, ठीक है। भारत में संसदीय व्यवस्था है, और जो भारत में जो प्रेसिडेंट है, भारत का प्रथम नागरिक है, यानी जो आपका ये जो प्रेसिडेंट है वो औपचारिक रूप से प्रथम है। और सारी शक्ति किसके पास है, ये तो जानते हैं। अब हमको ये समझना है जो प्रेसिडेंट है, अब यहाँ पे हम भाग 4 के पढ़ लिए थे, भाग 5 पे आ जाएंगे, क्लियर। भाग 5 में क्या है, संघ। अब इसके अंदर हमको पढ़ना, आपको मैंने बताया था संसद कितनी चीजों से मिलकर बनी है, कौन कौन से, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल के बारे में समझा रहा हूँ, बना दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। और हम सारे आर्टिकल अभी क्लास में ही याद करेंगे प्रेसिडेंट के, कम से कम प्रेसिडेंट के टाइम में अभी गलती तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल अभी 5 मिनट में समझते हैं, बनाते जाइए, बना कर। भाग 5 में क्या आपका संघ, आर्टिकल 52 से 151 तक की चर्चा की गई है, आर्टिकल 52 से 151 तक की चर्चा की गई है, जिसमें प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं आपके 52 से 61। इसका एक कोड है पापलानी, इसी को हमें डिटेल समझना है, और अगर एग्जाम का समझते हुए समझना है। आगे एक एग्जाम्पल में समझेंगे।
यहाँ से हम एक चीज समझेंगे इस पे। और प्रेसिडेंट के अंतर्गत आपने इसके पहले जो पढ़ा हो तो पढ़ा हो, आगे जब क्लास होगी अभी टाइम हो जाएगा, इसको समझा दें। प्रेसिडेंट के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा प्रेसिडेंट का कार्यकाल, निर्वाचन, ये सब महाभियोग की प्रक्रिया बहुत पूछी जाती है और अच्छों को समझ में नहीं आती महाभियोग की प्रक्रिया। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है ये समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट के पावर क्या होते हैं, क्षमता शक्ति। ठीक, प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति की सजा पूर्णतः माफ कर सकता है, जानते होंगे आप लोग। ठीक, क्यों बालक, प्रेसिडेंट किसी की सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है। ठीक, और इसके अलावा आप पढ़ दोगे लघुकरण परिहार, यानी उसकी सजाओं को कम भी किया जा सकता है, जो आजीवन है या उम्र की सजा है। वहीं गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर, राष्ट्रपाल किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है। आप उनसे एक सवाल है, जब प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को पूर्णतः माफ कर सकता है, जो डिफेंस के ऑफिसर होते हैं जिनको बोलते हैं कोर्ट मार्शल हो गया, बात समझ आ रही है। डिफेंस में जो ऑफिसर्स होते हैं बोलते हैं कोर्ट मार्शल हो गया, वो भी यदि अपनी याचिका लेके प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसे माफ कर देता है तो क्या वो डिफेंस के व्यक्ति अपने पुराना पोस्ट कर सकता है? क्योंकि आप सब पढ़ते हैं डिफेंस के लॉ अलग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताइएगा आ सकता है कि नहीं आ सकता। ये जमीन फिल्म देखी होगी आपने अजय देवगन की, उसमें अजय देवगन अक्षय बच्चन का कोर्ट मार्शल कर देता है। पुरानी फिल्म है ये, उसकी बताई कार्टून पे बनाई गई फिल्म थी। क्लियर। अब यहाँ पर नाम लो आर्टिकल, पूरे भाग 5 में 52 से 151 तक आर्टिकल दिए गए हैं। फटाफट देखिए एक मिनट में। प्रेसिडेंट के 52 से 61 ये कोड है। पकानी कोको 2 पास से क्या है, प्रेसिडेंट का पद। प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्यों लिया गया है? क्यों? ब्रिटेन में क्या है, राजा रानी का शासन हुआ करता था। क्लियर, ग्राम का शासन। अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है, औपचारिक, औपचारिक प्रमुख है। क्लियर। वास्तविक प्रमुख कौन है? पीएम, यानी कि औपचारिक प्रमुख है ना। सारे काम इसी के नाम से होंगे पर पावर इसकी नहीं होगी। जैसे सारे आपके घर पे माता पिता है, ये मान लीजिए आपकी माता है प्रेसिडेंट और अब पिता है आपके पीएम। माता जी की सहमति रहेगी पर निर्णय कौन लेंगे? पीएम। समझ पा रहे हैं? समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ऐसे समझने के लिए। ठीक है, तो मेरा बेटा, तो तुम्हारे पापा क्या है? पीएम। और माता क्या है? प्रेसिडेंट। और तुम लोग क्या हो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, क्या हो तुम लोग? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर हो? यहाँ पे जो का है ये आर्टिकल का से दिया गया, कार्यपालिका का प्रधान। प्रेसिडेंट किसका प्रधान है? कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है सर? कार्यपालिका का मतलब होता है जैसे आप नौकरी करके कहीं सिलेक्ट होंगे किसी विभाग में, तो आप क्या समझेंगे? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के अंदर, कार्यपालिका के अंदर। अर्थात चपरासी से लेके चपरासी, क्लर्क, पीसीएस अधिकारी, आईएएस, कैबिनेट सचिव, मंत्री और ऊपर क्या होगा? प्रेसिडेंट। यानी कोई भी कानून को इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? यही लोग करवाते हैं। यदि अभी आपकी जनगणना होनी हो या जनगणना होगी तो कौन करेगा? मोदी साहब तो आएंगे नहीं ना, प्रेसिडेंट आएंगे, ये सब लोग करवाते हैं। ठीक, ये क्या है? कार्यपालिका। इसलिए आपके समाज में सरकारी नौकरी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। आप लोग देखोगे लोग सालों साल लगे थे सरकारी नौकरी के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए। पुलिस विभाग में आप देखेंगे, पुलिस जो होता है, पुलिस का वैसे तो वैसे कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, आप सभी जानते हैं। कोई पुलिस वाला जो होता है, साधारण पुलिस, किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े जो बड़ी गाड़ी होती रईस प्राणी को छेड़छाड़ नहीं करता है, वो पकड़ता है किसको? रिक्शा चालक को, छोटे व्यक्ति को। पर बड़ा व्यक्ति भी उस पुलिस वाले से सम्मान से बात करता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या है? कानून। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए हम लोगों के समाज में सरकारी नौकरी का ज्यादा महत्व है। आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचन।
ये बहुत कठिन चीज है, मतलब अच्छा चुप समझ में नहीं आता है। आगे मैं बताऊंगा आखिर प्रेसिडेंट के निर्वाचन में कौन भाग देता है कौन नहीं, यही समझ लीजिए। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा, और यहाँ पे इस तरह देखिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, विधानमंडल पूरा, विधानसभा, विधान परिषद। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा के सदस्य जो होंगे वो भाग लेंगे, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा के भाग लेंगे, और विधान परिषद के भाग नहीं लेंगे। ठीक, क्यों नहीं लेंगे? तो विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है। ठीक, इसके अलावा जो राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 व्यक्ति को चुनता है वो भी भाग नहीं लेते हैं। ठीक, आज और आगे बढ़ेंगे इसके और भी ज्यादा। 55 में कोटा, कोटा मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति खड़े, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन हुआ था और दूसरा कौन थी, यशवंत सिन्हा, उनको मिनिमम वोट उनको हासिल करना ही करना है। जमानत राशि जो जमा करी जाती है 15,000 रुपये जमा करते हैं आरबीआई में। यदि वो 1/6 वोट नहीं पाते हैं तो ये जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। क्लियर? आ रहा नहीं आ रहा है? कोटा जो व्यक्ति खड़े हुए, जैसे द्रौपदी मुर्मू चुनाव हुआ था, एक व्यक्ति को खड़े हुए, जिनका नाम यशवंत सिन्हा था। यदि किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं मिलता, ये लोग आरबीआई समझते हो, आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, यहाँ पे 15,000 रुपए की जमा राशि जमा करवाते हैं। यदि ये 1/6 वोट नहीं पाते हैं तो उनका पैसा जब्त कर लिया जाएगा। ठीक, कार्यकाल सब जानते हैं 5 वर्ष के लिए होता है। दोबारा चुने जा सकते हैं, बिल्कुल चुने जा सकते हैं, लेकिन आजकल राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद नाम प्रोटोकॉल पद हो गया। जैसे आपने देखा होगा द्रौपदी मुर्मू को बनवाने के लिए क्या है, क्योंकि आदिवासी थी, महिला थी, वोट बैंक आ जाए। समझ पा रहे हैं? दोबारा कौन से व्यक्ति चुन के आए थे प्रेसिडेंट के तौर पे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। योग्यता, योग्यता आप सब जानते हैं, 35 साल का व्यक्ति हो, भारत का नागरिक हो। ठीक, अच्छा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की शिक्षा का क्यों नहीं रखा गया? शिक्षा का कोई ये नहीं है नियम, क्यों बताइए? लूसेंट लिखा नहीं है, लिखा है? आप लूसेंट को छोड़िए, कई किताबों में जनरली मिलेगा नहीं, छोटी मोटी किताब पढ़े लिखेगा नहीं। शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं रखा गया? और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए नहीं, प्रधानमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, वो भी कहीं शिक्षा के लिए नहीं करते। पर आपसे छोटी सी नौकरी के लिए हो तो आपके लिए योग्यता होती है भैया 8वीं पास होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए, 10वीं 11वीं। जो संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे, ये बहुत बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। ये भलीभांति जानते थे यदि हम शिक्षा का लिख दिया अधिकार तो कोई व्यक्ति आ ही नहीं पाएगा, महिलाएं तो आ ही नहीं पाएंगी। आप अपने घरों की दादियों को देखिए, क्या वो पढ़े लिखे ज्यादा? और जो पिछड़े लोग थे समाज के, वो तो और भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। और महिलाएं तो वैसे भी ज्यादा नहीं पढ़ती थी, न पुरुष ने पढ़, मतलब उस समय जब देश आजाद हुआ बहुत ही कम था जो मैट्रिक पास हो आदमी या स्नातक हो, इसलिए उन्होंने ये शिक्षा का यहाँ नियम लगाया। ठीक, 7 से शपथ, आर्टिकल 60 बोलता है शपथ। 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक, महाभियोग की प्रक्रिया अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक,